जरा कल्पना कीजिए एक एक ऐसी यात्रा की जो हजारों किलोमीटर लंबी है। मतलब एक छोर पर अगर हम देखें तो साइबेरिया के जमा देने वाले बर्फीले तूफान हैं और दूसरे छोर पर भारत के किसी गर्म इलाके का एक सुरक्षित आश्रय। हाँ, या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि सीधे आर्कटिक की बर्फीली हवाओं से निकलकर अफ्रीका के घने जंगलों तक की उड़ान। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस यात्रा में कोई आधुनिक उपकरण नहीं है। मतलब ना कोई जीपीएस, ना कोई कंपास और ना ही कोई सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। वही तो। और इस पूरी कहानी का जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा मुझे लगता है वो ये है कि महीनों लंबी इस यात्रा को पूरी करने के बाद उनकी जो वापसी होती है ना, वो बिल्कुल उसी पेड़, उसी घोंसले या उसी खिड़की के कोने पर होती है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। एग्जैक्टली मतलब सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन असल में हर साल लाखों प्रवासी पक्षी बिल्कुल यही चमत्कार करते हैं। हाँ, और देखिए, ये सिर्फ एक दिशा में ऐसे ही उड़ते जाना नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक यानी हाईली एक्यूरेट नेविगेशन प्रणाली है। एक ऐसी अचूक व्यवस्था जो आज की जो आधुनिक एविएशन इंजीनियरिंग है ना, उसको भी सोचने पे मजबूर कर देती है। हम लोग अक्सर दुनिया को बहुत ही मैकेनिकल और तकनीकी नज़रिए से देखने के आदी हो चुके हैं। लेकिन जब हम प्रकृति के इस विशाल और जटिल बुद्धिमत्ता को पास से देखते हैं तो हमारी बनाई हुई सबसे एडवांस तकनीक भी बहुत बेसिक लगने लगती है। सही बात है। और यही कारण है कि आज के इस गहन अध्ययन में, यानी आज की इस चर्चा में, हम इसी रहस्य की परतों को खोलने वाले हैं। बिल्कुल। डॉक्टर हरनीक सिंह, जो नेचुरोपैथी वेलनेस क्लिनिक से जुड़े हैं, उनके द्वारा लिखा गया एवियन नेविगेशन एंड द ह्यूमन कनेक्शन टू नेचर विषय पर कुछ बेहद शानदार नोट्स और शोध हैं। हाँ, बहुत ही डीप मटेरियल है ये। हाँ, तो आज की इस चर्चा का जो हमारा मिशन है ना, वो ये समझना है कि प्रकृति ने इन पक्षियों के भीतर आखिर ऐसी कौन सी नेविगेशन और माइग्रेशन इंटेलिजेंस भर दी है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी प्रक्रिया को समझते हुए मॉडर्न इंसान के लिए इसमें क्या संदेश छिपा है। क्योंकि नोट्स में साफ इशारा है कि हमने अपनी खुद की नेचुरल एबिलिटीज को काफी हद तक भुला दिया है। वही तो। लेकिन इस पूरे स्रोत सामग्री में जो फैक्ट मुझे पर्सनल लेवल पर सबसे ज्यादा चौंकाता है वो ये है कि कई युवा पक्षी जिन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार अंडे से बाहर निकलकर प्रवास शुरू किया है, हाँ, वो बिना अपने माता पिता के मार्गदर्शन के ही ये हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेते हैं। मतलब कोई नक्शा नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? ये सवाल ना हमें बायोलॉजी के सबसे गहरे रहस्यों में ले जाता है। इसका बहुत ही सीधा सा मतलब ये है कि ये जो ज्ञान है, ये बुद्धिमत्ता है, ये उनके डीएनए में इनकोड की गई हैं। अच्छा, मतलब प्री प्रोग्राम्ड है। बिल्कुल। ये कोई सीखी हुई कला नहीं है, ये एक जन्मजात सॉफ्टवेयर है। प्रकृति ने पृथ्वी पर हर जीव को जिंदा रहने और अपने एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बिठाने के लिए कुछ खास शक्तियां दी हैं। इसको ही हम नेचुरल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। एक वक्त का जब हम इंसानों के पास भी अपने आपस के पर्यावरण को लेकर एक बहुत ही गहरी और नेचुरल पावर होती थी। लेकिन आज की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है और तकनीक पर हमारी जो एक्स्ट्रा डिपेंडेंस है ना, उसकी वजह से हम उस नेचुरल इंटेलिजेंस से लगभग पूरी तरह से कट चुके हैं। सही बात है। जबकि दूसरी तरफ पक्षी आज भी उसी आदिम लेकिन बायोलॉजिकली बहुत ही एडवांस्ड सिस्टम का पूरी तरह से यूज करें। तो चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जब हम इन पक्षियों के इस इनबिल्ट जीपीएस की बात करते हैं तो मतलब सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि वो अपना रास्ता खोज लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर सिंह के नोट्स बहुत क्लियरली बताते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक विशाल चुंबक यानी मैग्नेट की तरह काम करती है और ये पक्षी इस मैग्नेटिक फील्ड को फील कर सकते हैं। हाँ, और इसके पीछे एक पूरी साइंस है। वही रिसर्च कहती है कि पक्षियों की आंखों में क्रिप्टोक्रोम नाम का एक स्पेशल प्रोटीन होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे समझने की कोशिश करूं, क्या ये ऐसा है जैसे पक्षियों की आंखों में कोई इनबिल्ड हेड अप डिस्प्ले यानी HUD या कोई ऑगमेंटेड रियलिटी वाला चश्मा फिट हो? हाँ, ये बहुत ही बढ़िया कंपैरिजन है।
मतलब क्या उन्हें आसमान में देखते ही सचमुच नॉर्थ और साउथ दिशा दिखाने वाली कोई इनविजिबल लाइंस दिखाई देती हैं? हाँ, और ये AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। साइंटिफिक कम्युनिटी भी ठीक इसी डायरेक्शन में जा रही है। आंखों में जो ये क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन होते हैं ना, ये कोई नॉर्मल प्रोटीन नहीं है। अच्छा। नहीं, ये लाइट के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, खासकर ब्लू लाइट के प्रति। जब प्रकाश की किरणें पक्षी की आंख में आती हैं और इन प्रोटीन से टकराती हैं, तो क्वांटम लेवल पर एक केमिकल रिएक्शन होता है। वेट, क्वांटम लेवल पर? हाँ, और ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये धरती के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उसकी इंटेंसिटी से सीधे तौर पे इफेक्ट होता है। तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि पक्षी मैग्नेटिक फील्ड को सिर्फ फील नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो इन लाइट सेंसिटिव रिएक्शंस के जरिए उस मैग्नेटिक दिशा को अपनी आंखों के पर्दे पर सचमुच एक पैटर्न या शैडो की तरह देख रहे हैं। अरे वाह! उनके लिए आसमान कोई खाली ब्लू कैनवस नहीं है, ये एक बहुत ही डिटेल्ड इनविजिबल ग्रिड और नक्शे से भरा हुआ है। मतलब उनकी आंखें सिर्फ फिजिकल दुनिया को देखने का काम नहीं कर रही हैं, बल्कि वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपस का डेटा भी एक साथ प्रोसेस कर रही हैं। हाँ, ये तो कमाल है। बिल्कुल। और नोट्स में इस बात का भी जिक्र है कि उनकी चोंच यानी बीक में भी कुछ नर्व रिसेप्टर्स होते हैं। जी। तो इसका क्या काम है? क्या उनका पूरा शरीर ही एक नेविगेशन डिवाइस है? हाँ, एक तरह से आप ऐसा ही कह सकते हैं। देखिए, आंखों का जो क्रिप्टोक्रोम सिस्टम है, वो उन्हें मेनली डायरेक्शन बताता है कि नॉर्थ कहाँ है और साउथ कहाँ है। लेकिन सिर्फ डायरेक्शन जानना तो काफी नहीं होता ना, आपको अपनी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। यहाँ पर उनकी चोंच का रोल आता है। अच्छा, चोंच से लोकेशन पता चलती है? हाँ, उनकी ऊपरी चोंच में ट्राइजेमिनल नर्व से जुड़े हुए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को मापते हैं। ओके। हमें पता है कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती है। तो इस तरह आंखें कंपास का काम करती हैं और चोंच एक तरह से लैटिट्यूड नापने का काम करती है। और उनका दिमाग इन दोनों इनपुट्स को मिक्स करके एक सटीक GPS कोऑर्डिनेट बना लेता है। ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग मल्टी सेंसरी अप्रोच है। मतलब जो मैग्नेटिक सिग्नल्स निकालने के लिए हमें इतने भारी भरकम तकनीकी उपकरण चाहिए होते हैं, एक छोटा सा पक्षी उसको अपनी चोंच और आंखों से बिना किसी दिक्कत के पढ़ रहा है। वही तो सबसे बड़ा चमत्कार है प्रकृति का। लेकिन डॉक्टर सिंह के नोट्स एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अलावा पक्षी दिन में सूरज की पोजीशन का भी यूज करते हैं और रात के समय वो तारों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये तो ऐसे हुआ जैसे वो पैदाइशी एस्ट्रोनॉमर्स हों। हाँ, बिल्कुल। और उनकी इस नेविगेशन का जो ये सेलेस्टियल हिस्सा है ना, यानी तारों वाला, ये सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है। कई प्रवासी पक्षी रात के समय कॉन्स्टलेशंस, तारों की पोजीशन और रात के आसमान के घूमने की दिशा का इस्तेमाल करके अपना रास्ता निकालते हैं। वो नेचुरली जानते हैं कि रात के आसमान में कौन सा तारा फिक्स्ड रहता है, जैसे ध्रुव तारा, और बाकी तारे उसके चारों तरफ कैसे घूमते हैं। और इस बात को साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए एक बहुत ही फेमस प्लैनेटेरियम एक्सपेरिमेंट किया गया था। हाँ, मुझे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना है। मतलब साइंटिस्ट ने एक प्लैनेटेरियम के अंदर ये कैसे साबित कर दिया कि पक्षी वाकई तारों को पढ़ रहे हैं और सिर्फ कोई तुक्का नहीं लगा रहे? इस एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था वो बहुत ही शातिराना था। साइंटिस्ट ने माइग्रेशन के मौसम के दौरान कुछ पक्षियों को एक आर्टिफिशियल प्लैनेटेरियम यानी तारा घर के गुंबद के अंदर रखा। ओके। अब इस गुंबद में वो लोग आसमान के तारों के प्रोजेक्शन को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? तो जब उन्होंने तारों का नेचुरल नक्शा वहां दिखाया तो पक्षियों ने गुंबद के उस हिस्से की तरफ उड़ने की कोशिश की जो उनकी सही प्रवास दिशा थी, जैसे कि साउथ। मेक सेंस। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने एक ट्रिक खेली। उन्होंने उस प्रोजेक्शन को ही घुमा दिया। अच्छा। हाँ, ताकि आर्टिफिशियल आसमान का जो नॉर्थ है वो किसी और तरफ हो जाए। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि पक्षियों ने भी तुरंत अपनी उड़ान की डायरेक्शन चेंज कर ली। क्या बात कर रही हैं? बिल्कुल, वो उसी आर्टिफिशियल तारों के नक्शे के हिसाब से मुड़ गए। तो इससे ये पूरी तरह प्रूव हो गया कि वो किसी इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं, बल्कि उस वक्त अपनी आंखों से उन तारों के पैटर्न को रीड करके दिशा तय कर रहे थे। वाओ! इसका तो सीधा मतलब ये है कि उन्हें आसमान का नक्शा पढ़ना आता है। और सिर्फ आसमान ही नहीं,
सोर्स मटेरियल तो ये भी बताता है कि वो जमीन पर मौजूद सुरागों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे नदियां, पहाड़, समुद्र के किनारे, और यहाँ तक कि गंध। हाँ, स्मेल। मुझे यही अजीब लगा, मतलब कबूतरों द्वारा स्मेल सिग्नेचर्स को पहचानने का जिक्र है इसमें। लेकिन एक बात बताइए, हम गंध को एक बहुत ही लोकल चीज मानते हैं, जैसे रसोई में कुछ बन रहा हो तो बस वही खुशबू आती है। कोई गंध के बेसिस पर हजारों किलोमीटर का माप कैसे बना सकता है? देखिए, ये हम इंसानों के नज़रिए से अजीब लगता है क्योंकि हमारे सूंघने की कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन एक पक्षी के लिए ये दुनिया अलग-अलग खुशबुओं का एक बहुत बड़ा लैंडस्केप है। ओके। हवाएं जब चलती हैं तो वो अपने साथ अलग-अलग जियोग्राफिकल एरियाज की एक खास गंध लेकर चलती हैं। जैसे पाइन के जंगलों की एक अलग महक होती है, समुंदर की खारी हवाओं का अपना एक अलग स्मेल सिग्नेचर होता है, और रेगिस्तान की सूखी मिट्टी की अलग गंध होती है। तो पक्षी अपने दिमाग में एक ऑल्फैक्टरी मैप यानी गंध का नक्शा बना लेते हैं, और जब वो उड़ते हैं तो हवा में मौजूद इन बदलावों को पहचान कर वो समझ जाते हैं कि वो किस इलाके के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये उनके लिए एक तरह से माइलस्टोन्स का काम करते हैं। सच में ये बातें बहुत ही दिलचस्प हैं। मतलब एक तरफ उनके पास चुंबकीय दृष्टि है, दूसरी तरफ तारों और सूरज का कंपस, और फिर ये गंध का नक्शा भी। लेकिन मुझे यहाँ एक छोटा सा डाउट आ रहा है, एक सवाल उठाने दीजिए। हाँ, पूछिए। क्या होगा अगर किसी दिन बहुत घने बादल छा जाएं और सूरज दिखाई न दे, या मान लीजिए रात में बहुत भारी तूफान आ जाए और तारों वाला आसमान पूरी तरह से छिप जाए? क्या उनका ये सारा सिस्टम सिर्फ बाहरी सिग्नल्स पर ही निर्भर करता है? मेरा मतलब है, अगर बाहरी सुराग मिलना बंद हो जाएं, तो क्या उनका ये पूरा नेविगेशन सिस्टम क्रैश नहीं हो जाएगा? पहले से तैयार रखा है। अच्छा। हाँ, इसका जवाब छुपा है पक्षियों की आंतरिक जैविक घड़ी, जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसमें। उनका जो शरीर है वो समय, मौसम और टेम्परेचर को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। देखिए, सूरज को देखकर दिशा तय करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। सोचिए, सूरज सुबह ईस्ट में होता है और शाम को वेस्ट में। अगर एक पक्षी को सूरज को देखकर साउथ की तरफ जाना है तो उसे अपने अंदर ये क्लियर होना चाहिए कि अभी दिन का कौन सा वक्त चल रहा है। हाँ, मतलब अगर उनकी आंतरिक घड़ी में 5 मिनट का भी आगे पीछे का फर्क आ जाए तो वो पूरी कैलकुलेशन गलत कर बैठेंगे, राइट? जैसे अगर मेरी घड़ी खराब हो तो मैं स्टेशन पर गलत ट्रेन पकड़ने के लिए गलत प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकता हूँ। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। अगर उनकी आंतरिक घड़ी उन्हें बता रही है कि सुबह के 8 बजे हैं, जबकि रियल में दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो वो तो दिशा ही भटक जाएंगे। एग्जैक्टली। तब वो सूरज की पोजीशन के हिसाब से जो दिशा डिसाइड करेंगे वो पूरी तरह से गलत होगी, और वो सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी अनजान समुद्र में भटक सकते हैं। इसीलिए उनका शरीर दिन की रोशनी, टेम्परेचर और टाइम के साथ एकदम परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड रहता है। उनकी ये बायोलॉजिकल क्लॉक इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर बाहरी क्लूज कुछ देर के लिए गायब भी हो जाएं, जैसे तूफान या बादलों में, तब भी वो अपने आंतरिक टाइम और पुराने क्लूज के बेस पर अपनी डायरेक्शन ठीक रखते हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? एक तरफ तो ये पक्षी हैं जो बिना किसी आर्टिफिशियल स्क्रीन या बैटरी के इस पूरी दुनिया को नाप रहे हैं। हाँ। और उनका पूरा शरीर किसी सुपर कंप्यूटर की तरह परफॉर्म कर रहा है। हाँ। और दूसरी तरफ हम लोग हैं, हम इंसान। डॉक्टर सिंह के नोट्स का जो दूसरा बड़ा हिस्सा है वो पूरी तरह से हमारी यानी ह्यूमन लाइफ पर फोकस करता है। इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि प्राचीन काल में इंसानों का भी प्रकृति के साथ बिल्कुल ऐसा ही गहरा बायोलॉजिकल कनेक्शन था। बिल्कुल था। हमारे पूर्वज सूर्योदय की रोशनी के साथ उठते थे, दिन के उजाले में अपना फिजिकल काम करते थे, मौसम के चेंजेस को एक्टिवली महसूस करते थे, और तारों को देखकर रास्ता भी खोजते थे। लेकिन आज की डेट में सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया है। वही ना, हर तरफ आर्टिफिशियल एलईडी लाइट्स हैं, प्रोसेस्ड यानी फैक्ट्री में बना खाना है, 24 घंटे का शोर है, और सबसे बढ़कर हम स्क्रीन से हर वक्त चिपके रहते हैं। सही बात है। मुझे तो ना ये सिचुएशन बहुत अजीब लगती है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने हम सबको जन्म से एक बहुत ही एडवांस्ड इनबिल्ट सॉफ्टवेयर दिया था। हमारी चेतना, हमारा इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान, और हमारा कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपना ये सारा काम बाहरी हार्डवेयर को आउटसोर्स कर दिया है। क्या मेरा ये कंक्लूजन सही है? अगर हम इसको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें तो हाँ, ये जो आउटसोर्सिंग हमने की है ना,
यही हमारी ज्यादातर आधुनिक फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स की सबसे बड़ी जड़ है। आपने जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाला एग्जाम्पल दिया, वो आज की रियलिटी को एकदम परफेक्टली समझाता है। देखिए, प्रकृति ने हर जीव को उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से एक सुपर पावर दी है। पक्षियों को ये अमेजिंग मैग्नेटिक नेविगेशन मिल गया। हाँ। कुत्तों को सूंघने की ऐसी ताकत मिली जो किसी मशीन में नहीं है। पेड़ों को फंगल नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से बात करने की ताकत मिली। और इंसानों को क्या मिला? इंसानों को प्रकृति की सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिली। हमारा ब्रेन, हमारा कॉन्शियसनेस और हमारी लॉजिक लगाने की क्षमता। लेकिन हमने उस ब्रेन का किया क्या? हमने छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर का सहारा ले लिया। डायरेक्शन के लिए तो हम लोग आजकल पूरी तरह जीपीएस के गुलाम बन चुके हैं। मतलब अगर फोन की बैटरी डेड हो जाए तो हम अपने ही मोहल्ले में रास्ता भूल जाते हैं। बिल्कुल, ये रोज की आदत बन गई है। हमने शांति और फोकस की जगह सोशल मीडिया के शोर और डिस्ट्रैक्शन को दे दिया है। एक तरह से हमने अपने उस पावरफुल इनबिल्ट सॉफ्टवेयर को यूज करना ही बंद कर दिया है। और बायोलॉजी का एक बहुत बेसिक रूल है, यूज इट और लूज इट। जब किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम का इस्तेमाल लंबा टाइम तक बंद कर दिया जाता है तो वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। हाँ। जब इंसान प्रकृति के रूल्स के खिलाफ जाता है ना, जैसे रात के 2 बजे तक फोन या लैपटॉप की नीली रोशनी घूरना, ये रोशनी हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को धोखा देती है कि अच्छा अभी भी दिन ही है। इससे हमारा पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। वही ना। आज आप अपने आसपास देखिए, लोगों की नींद की क्वालिटी कितनी बुरी हो चुकी है। स्ट्रेस तो जैसे एक क्रॉनिक बीमारी बन गया है और हमारा फोकस, जिसे हम अटेंशन स्पैन कहते हैं, वो अब बस कुछ ही सेकंड्स का रह गया है। सच में? पक्षी आज भी उसी नेचुरल रिदम में जी रहे हैं, फ्लो में है, लेकिन इंसान अपने ही बनाए आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट से हर वक्त लड़ रहा है। हमारी बॉडी को कंटिन्यूअसली ऐसा लगता है जैसे हम किसी खतरे में हैं। यहाँ पर मैं डॉक्टर सिंह के सोर्स नोट से एक बहुत ही जरूरी पॉइंट उठाना चाहता हूँ जो उन्होंने हाईलाइट किया है। उन्होंने 2 साइंटिफिक वर्ड्स यूज किए हैं, गट ब्रेन एक्सेस और न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, ये दोनों बहुत क्रिटिकल हैं। तो इन भारी भरकम शब्दों का इस पूरी चर्चा से सीधा क्या कनेक्शन है? मुझे ये समझना है कि ये दोनों चीजें प्रकृति से डिस्कनेक्ट होने पर कैसे असर डालती हैं। जरूर, ये सच में बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। चलिए पहले गट ब्रेन एक्सेस से शुरुआत करते हैं। हमारे पेट यानी हमारे गट और हमारे दिमाग के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। एक कम्युनिकेशन लाइन होती है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। Okay. जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं और नेचुरल अनप्रोसेस्ड खाना खाते हैं जिसमें बाहर के केमिकल्स ना हो, तो हमारे पेट का माइक्रोबायोम हेल्दी रहता है। और ये हेल्दी पेट दिमाग को कंटिन्यूअसली सेफ्टी और शांति के सिग्नल्स भेजता है। लेकिन आज का जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना है, फैक्ट्री वाला, वो हमारे पेट में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा करता है। और जब पेट अंदर से परेशान होता है ना, तो वो इस वेगस नर्व के जरिए दिमाग को कंटिन्यूअसली स्ट्रेस और एंजाइटी के सिग्नल्स भेजता रहता है। यही वजह है कि आज के टाइम में इतनी ज्यादा मेंटल हेल्थ की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो मतलब ये सिर्फ दिमाग में चलने वाली कोई सोच नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत हमारे पेट से हो रही है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है फिर? न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिंपल सा मतलब यह है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह फ्लेक्सिबल है। ये अपने आसपास के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से खुद को कंटिन्यूअसली ढालता रहता है। ओके। जब एक इंसान कंटिन्यूअसली स्क्रीन पर छोटी छोटी वीडियो स्क्रॉल कर रहा होता है, तो दिमाग खुद को उसी छोटे और क्विक डोपामिन हिट के हिसाब से रीवायर कर लेता है। इससे हमारे अंदर का जो पेशेंस है वो खत्म हो जाता है। ये तो सभी महसूस कर रहे हैं आजकल। लेकिन वही इंसान जब प्रकृति में थोड़ा लंबा समय बिताता है, तो दिमाग डीप फोकस और मेंटल शांति के लिए खुद को दोबारा रीवायर कर लेता है। ये साफ दिखाता है कि हम जैसा एनवायरनमेंट चुनेंगे, हमारा दिमाग वैसा ही बन जाएगा। लेकिन यहाँ ना मैं थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूँगा। डॉक्टर सिंह के नोट्स में एक जापानी कॉन्सेप्ट का बहुत अग्रेसिवली जिक्र किया गया है, जिसे शिनरिन योकू या फॉरेस्ट बेथिंग यानी जंगल में नहाना कहते हैं। हाँ, फॉरेस्ट बेथिंग। उनका क्लेम है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक कर देता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है? मेरा मतलब है, अगर कोई इंसान अपने डेली कामकाज से छुट्टी लेकर किसी सस्ते रिजॉर्ट में भी जाएगा, तो नेचुरली उसका स्ट्रेस लेवल तो कम हो ही जाएगा ना। हाँ। इसमें
जंगल या प्रकृति का अपना क्या स्पेशल बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन है? क्या हम इसे सिर्फ एक वीकेंड वेकेशन का फैंसी सा नाम नहीं दे रहे हैं? ये डाउट आना बहुत नॉर्मल है और ये एक आम धारणा भी है। लेकिन साइंस इस प्लेसिबो वाली थियोरी को पूरी तरह से रिजेक्ट करती है। अच्छा, कैसे? देखिए, ये सिर्फ काम से छुट्टी मिलने की खुशी या कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं है। ये एक पूरी तरह से डीप बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस है। जब जापानी साइंटिस्ट ने फॉरेस्ट बेदिंग पर प्रॉपर्ली रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि जंगल में जो पेड़ होते हैं वो हवा में फाइटोसाइड्स नाम के नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स रिलीज करते हैं। फाइटोसाइड्स, ये क्या होते हैं? ये दरअसल पेड़ों की अपनी खुद की एक इम्यूनिटी सिस्टम का हिस्सा होते हैं जो उन्हें कीड़ों और बीमारियों से बचाकर रखते हैं। और जब कोई इंसान उस जंगल में सांस लेता है और इन फाइटोसाइड्स को अपने अंदर खींचता है तो ये एनके सेल्स की संख्या को ऑटोमेटिकली बढ़ा देते हैं। और ये एनके सेल्स हमारी इम्यूनिटी और यहाँ तक कि कैंसर से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अरे, मतलब पेड़ हवा में जो रसायन यानी केमिकल्स छोड़ रहे हैं वो लिटरली हमारे इम्यून सिस्टम को अंदर से रिपेयर कर रहा है। एग्जैक्टली। और सिर्फ ये हवा के केमिकल्स ही नहीं, जंगल में जो हम देखते और सुनते हैं उसकी भी केमिस्ट्री है। जैसे पत्तियों के फ्रैक्टल पैटर्न्स या किसी बहते हुए पानी की जो खास साउंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हाँ, ये सारी चीजें मिलकर हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को तुरंत एक्टिव कर देती हैं। ये हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी आराम करो और पचाओ का सिग्नल देता है। ओके। कई स्टडीज साफ बताती हैं कि जंगल में बिताया गया समय हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, उसको काफी हद तक डाउन कर देता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। तो इसको सिर्फ एक आम छुट्टी समझना गलती होगी। ये एक तरह का प्रॉपर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। इंसान हजारों सालों तक इन्हीं जंगलों और प्रकृति के बीच तो डेवलप हुआ है ना। हाँ, तो इसीलिए जब हम वापस प्रकृति में जाते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल वैसा ही फील करता है जैसे कोई डिवाइस अपने असली होम नेटवर्क या डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से वापस कनेक्ट हो गया हो। वाह, ये पूरी एक्सप्लेनेशन ना दिमाग में चल रही बहुत सी गलतफहमियों को एकदम क्लियर कर देती है। हम लोग अक्सर यही मानते आए हैं कि प्रकृति का मतलब है कुछ बैकवर्ड या पिछड़ी हुई चीज, और ये जो हमारी मॉडर्न टेक्निक है बस वही हमारा फ्यूचर है। हाँ, लेकिन ये जो पूरी चर्चा हमने की है ये सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। और ये एक ऐसा भ्रम है जिसे अब तोड़ना सच में बहुत जरूरी हो गया है। प्रकृति बिल्कुल भी प्रिमिटिव या पिछड़ी हुई नहीं है। अगर सच कहूं तो ये इस पृथ्वी पर मौजूद सबसे एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस सिस्टम है। जरा सोच कर देखिए इस बारे में। पक्षी बिना किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री के एस्ट्रोनॉमी और मैग्नेटिक फिजिक्स को यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सही बात है। पेड़ पौधे बिना किसी वाईफाई या इंटरनेट के अपने रूट्स और फंगल नेटवर्क के जरिए मीलों दूर तक एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स शेयर कर रहे हैं। इंसान ने तकनीकी रूप से भले ही बहुत बड़ी छलांग लगा ली हो, लेकिन बायोलॉजिकली देखें तो हम अपने उस पावरफुल रूट से कट गए और पहले से ज्यादा कमजोर हो गए। एग्जैक्टली। हम टेक्नोलॉजिकली बहुत पावरफुल हैं लेकिन बायोलॉजिकली पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हैं। इस पूरे डिस्कशन को अगर मैं आज समराइज करना चाहूँ तो जो सबसे सॉलिड पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि हमारी इन तमाम मॉडर्न परेशानियों का परमानेंट सोल्यूशन किसी नए ऐप, किसी नई मेडिसिन या नए गैजेट में नहीं छिपा है। बिल्कुल नहीं। इसका सच्चा सोल्यूशन तो हमारी अपनी नेचुरल रूट्स की तरफ लौटने में है। माँ। और डॉक्टर सिंह का जो फाइनल मैसेज है इस सोर्स मटेरियल में वो एकदम क्लियर है। लाइफ तभी बैलेंस्ड, हेल्दी और पीसफुल हो सकती है जब हम प्रकृति के उन बेसिक रूल्स के साथ वापस से तालमेल बिठा लें। हाँ, और देखिए इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें अपना घर बार छोड़कर किसी जंगल में सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। हमें बस उन छोटी छोटी और बेसिक आदतों से दोबारा जोड़ना शुरू करना है जिन्हें हमने अपने इस बिजी शेड्यूल में कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले थोड़ी धूप लेना ताकि हमारी बॉडी की जो आंतरिक घड़ी है वो सही टाइम पर सेट हो सके। साफ और नेचुरल पानी पीना, अनप्रोसेस्ड खाना खाना ताकि हमारा वो गट ब्रेन एक्सिस शांत रहे और दिमाग को टेंशन फ्री रखे। और सबसे जरूरी चीज नींद। एग्जैक्टली। रात को सोने से पहले इन सभी स्क्रीन्स को बंद करके एक नेचुरल स्लीप साइकिल को फॉलो करना।
दिन में कम से कम कुछ देर के लिए इस डिजिटल शोर शराबे से दूर हटकर शांति या मौन की प्रैक्टिस करना। सही है। जब हम इन सिंपल सी चीजों को वापस अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं ना, तो हमारी बॉडी और माइंड का जो बैलेंस है वो नेचुरली वापस आने लगता है। पक्षियों की ये हजारों किलोमीटर की उड़ान हमें अल्टीमेटली यही तो सिखाती है कि जो असली बुद्धिमत्ता है वो बाहर किसी मशीन या उपकरण में नहीं है, बल्कि वो ऑलरेडी हमारे अंदर मौजूद है। हमें बस उस तक पहुंचने का रास्ता वापस से साफ करना है। सच में ये जानकारी आज के दौर में हर उस इंसान के लिए बहुत मायने रखती है जो इस तेज रफ्तार और शोर शराबे वाली लाइफ में खुद को बहुत थका हुआ या अंदर से खोया हुआ फील कर रहा है। बिल्कुल। आप देखिए ना, प्रवासी पक्षी बिना किसी स्ट्रेस या एंजाइटी के अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के उस नेचुरल फ्लो के खिलाफ फाइट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उस फ्लो के साथ बह रहे हैं। सही कहा। आज के इस पूरे मटेरियल को गहराई से समझने के बाद एक ख्याल है जो मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है, और मैं चाहूंगा कि जो लोग भी आज इस चर्चा को सुन रहे हैं वो भी इस पर अकेले में बैठकर जरा गौर करें। हमने आज देखा कि कैसे एक छोटा सा पक्षी, जिसके पास अगर हम इंसान से कंपेयर करें तो बहुत ही छोटा दिमाग होता है, वो बस पृथ्वी की मैग्नेटिक लाइंस को फील करके और रात के तारों को पढ़कर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सक्सेसफुली चला जाता है। हाँ। तो जरा इस बात को सोचिए, अगर कोई इंसान कुछ वक्त के लिए इस मॉडर्न टेक्निक के हैवी शोर से पूरी तरह कट जाए और अपने इस एडवांस्ड बायोलॉजिकल शरीर को महीनों तक सिर्फ प्रकृति की उस लय, उन नेचुरल रिदम्स के साथ 100% सिंक्रोनाइज कर दे, तो हमारे दिमाग की ऐसी कौन सी सोई हुई क्षमताएं या ऐसी कौन सी अनजान शक्तियां वापस जाग सकती हैं जो शायद सदियों से हमारे अंदर कहीं सुप्त यानी डॉर्मेंट पड़ी हैं। इस बारे में जरूर सोचिए।